बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे की। इस दौरे की ज़्यादा तफसीलात बताई नहीं गई, यानी जैसे दौरे की तफसीलात आती है ना कि फ़लाँ फ़लाँ शहर में जाएंगे, ये इवेंट होगा, इस तरीके से होगा। इस बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको मीडिया पर मिलेंगी नहीं, और तफसीलात को तकरीबन खुफिया रखा गया। ये तो पता था कि वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी कि उसकी तफसीलात क्या हैं। आप कुछ तफसीलात आई हैं मेरे पास मेरे अपने सोर्सेज से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनकी तस्दीक भी हो जाएगी आने वाले दिनों में। एक तो आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ये अमेरिका का, और उसके बाद यूरोप में ब्रसल्स में गालिबन उन्होंने जाना है। अच्छा, इस दौरे में ज़्यादा चीज़ें पब्लिक नहीं की गई, और उसकी जो बड़ी वजह मुझे पता चली है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक एहतजाज का खौफ है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार समझते हैं, और वो इमरान खान साहब को एक निजात दहिंदा के तौर पे देखते हैं। और इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो आसिम मुनीर साहब के किरदार के ऊपर तनकीद करते हैं, और इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं। जब वो लंदन गए तो वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। जब वो अमेरिका गए इससे पहले तो वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, और इस मरतबा भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एहतजाज की वीडियोस सामने आ रही हैं कि जहां पे ठहरे हैं आर्मी चीफ, वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। अच्छा, कुछ तफसीलात और हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और वो प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने। जबकि 8 तारीख को गालिबन, मुझे तारीख में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 8 तारीख है जो मुझे पता चला है, ये कंफर्मेशन भी आ जाएगी। 3 नहायत अहम लोगों ने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से माजरत कर ली। और ये जो 3 अहम लोग थे ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में रहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान की एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा इसरार किया था, और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब की इन लोगों से मुलाकात करवाई जाए। इसकी बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें थी, उनमें से 1-2 चीज़ें मैं आपको भी बता भी दूंगा। तो मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो 3 अहम तरीन लोग थे उन्होंने इन मुलाकातों से माजरत कर ली। उनमें से 2 लोगों ने जो बहाना बनाया वो ये है कि हम इस तारीख को कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब भी कभी बैरून मुल्क जाते थे तो तांता बन जाता था मुलाकातों का, और सब उनसे मुलाकात करना चाहते थे, बड़ा इसको काबिल फ़ख्र समझा जाता था। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन थोड़ी तब्दील होती हुई है। अब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और कोशिश ये है पाकिस्तान की कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाए, और यही आसिम मुनीर साहब का एक प्रोजेक्ट भी है SIFC, उसके ज़रिए भी वो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। तो शायद ये इसी सिलसिले में मुलाकातें थीं, लेकिन उन्होंने मुलाकात से माजरत कर ली। इनकार मैं इसलिए वर्ड यूज़ नहीं कर रहा कि इस लेवल पर माजरत ही होती है कि आई एम सॉरी, आई एम ट्रेवलिंग, आई एम नॉट अवेलेबल, और आप कोई बहाना कर लेते हैं। अब डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि मैं मिलना नहीं चाहता। तो 2 लोगों ने तो ये बहाना बनाया कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने ये कंफर्मेशन वहाँ से ली तो वो लोग वहीं मौजूद थे, और एक को तो एक ऐनी शाहिद ने देखा भी है कि वो वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने वो मुलाकात ना करने का एक बहाना बनाया था। अच्छा, इन तीनों में से एक शख्स से रब्ता किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो पाकिस्तान की एम्बेसी से मुंसलिक है, और DHA से इनका रब्ता करवाया गया आज से कुछ अर्सा पहले। और उसमें इनको जो ऑफ़र किया गया फाइनली वो ये है कि आप 400 से 500 प्लॉट DHA आपको बड़े लो रेट के ऊपर दे देगा। आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, हम आपको बहुत कम प्राइस के ऊपर 400 से 500 प्लॉट DHA के देते हैं, और आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ये वाले प्लॉट बिकवा दें। एक एग्रीमेंट कर ले हमारे साथ, एक मखसूस रकम आप जमा करवा दें, बाउंड हो जाए, और ये 400-500 प्लॉट आप DHA के बेचें अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और वो जैसे जैसे पैसे आएंगे तो वो आप हमें अदा करें, और जो पैसे आपने कमाने आप इसमें से कमा लें। अब देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी DHA के प्लॉट्स के अंदर भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। मलिक रियाद वाला फड्डा भी यही है कि मलिक रियाद एक बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उनके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और DHA को कभी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा। पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आती थी उसमें एक बड़ा हिस्सा DHA को मिल जाता था, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अभी भी एक इश्तिहार मार्केट में आया हुआ है, माजी में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी। DHA तो बड़े नखरे के साथ अपनी प्रॉपर्टी देते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें, बहुत सारी चीज़ें थीं, तमाम चीज़ें फटाफट बन जाती थी, इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, कोई मुकाबला करने वाला नहीं है
ज़मीन का एक्वायर करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चीज़ों को कंट्रोल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा उसको चलाता है और ओन करता है, तो फिर डीएचए जो है उसके साथ बाकी लोगों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। तो उन्हें कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी नहीं पड़ी। वजह यह है कि उनका हॉट केक की तरह माल बिकता था। अब माल बिकता नहीं है, यहाँ पे इश्तिहारात वगैरह लगे हुए हैं कि डीएचए पाकिस्तान द नंबर 1 हाउसिंग चॉइस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और इसमें कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये ऐड लगाए हैं कि वाई ओवरसीज पाकिस्तानीज चूज डीएचए, कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो डीएचए को ही क्यों मुंतखब करते हैं। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, या एतमाद और सिक्योरिटी है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ यानी बेहतरीन सहूलियात हैं, पार्क्स हैं, क्लब्स हैं, सिनेमाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं और लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ है। प्राइम लोकेशन हैं, बेहतरीन पाकिस्तान की लोकेशन हैं, जो बेहतरीन बड़े प्लॉट्स हैं वहाँ पे डीएचए बना हुआ है और इसके लिए जगह खाली करवा ली जाती है। बड़ी बड़ी ज़राई ज़मीन जो है वो बाकी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ भी खा रही हैं और डीएचए भी खा रही है। इस हमाम में सारे नंगे हैं। हाई कैपिटल गेन्स, यानी आपको मुनाफा भी बहुत होता है, और इजी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज बड़े आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो चलिए, ये तो इश्तिहार मैंने पढ़ के सुना दिया, डीएचए का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वहाँ पे कारोबार ठप हुआ है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान का कारोबार ठप है, तो यहाँ पे भी कारोबार ठप हुआ है और डीएचए के प्लॉट नहीं बिक रहे। मुझे 2022 में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मेरे एक दोस्त हैं जो डीएचए लाहौर में काम करते थे, डीएचए के ऑफिस में। उन्होंने कहा, इमरान साहब सुबह से लेकर शाम तक हमें टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी फाइलें ट्रांसफ़र होती थी। डीएचए में इतना ज़्यादा खरीदो फरोख्त का कारोबार था कि हम लोग बहुत बिजी रहते थे। हमारा पूरा जो एक शोबा है जो इस ट्रांसफ़र के मामला को देखता है, वो सर खुजाने का टाइम नहीं होता था। तो सुबह से लेकर अब 2 बजे का टाइम हो गया, सिर्फ एक हमने ट्रांसफ़र किया है। ये उन्होंने मुझे बताया 2022 में। ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि जब भी एक प्लॉट ट्रांसफ़र होता है तो एक अच्छी खासी रकम जो है वो अथॉरिटी को भी मिलती है, लेकिन वो सिलसिला रुका हुआ था। तो अब ये 500 प्लॉट ऑफर किए गए थे, 400 से 500 के आप ये ले लें, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये कहा जी कि आप, मैं माजरत चाहता हूं, अभी मैं इस पे काम नहीं कर सकता। अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि चीज़ें जो हैं वो नाकामी की तरफ जा रही हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि नाकामी क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है वो है मामला आसिफ मुनीर साहब की एक्सटेंशन का वक्त करीब आते आते एक टेंशन का माहौल पाकिस्तान में बन गया है। अब देखें ना, PMLN के ऊपर, या जो एस्टेब्लिशमेंट की चहीती पॉलिटिकल पार्टी जिसको 17 नशिस्तों से उठाकर 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई है, अचानक से उसके और उसके कीमती ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर करप्शन के मामला आ रहे हैं, खबरें निकाली जा रही हैं। सबसे पहले मरीम नवाज की खबर निकलती है कि 10 खरब की एक बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हैं, यहाँ पे ये खांचा खुल जाता है। उसके बाद पता चलता है जी कि जो सुथरा पंजाब है उसके अंदर अरबों रुपए जो है वो कहाँ गए किसी को कुछ पता ही नहीं, उसका एहतसाब होना चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डंडा चलना शुरू हो जाता है। तो मल्टीपल चीज़ें साथ साथ हो रही हैं और इनको हवा भी दी जा रही है। दूसरी जानिब जो है वो वहाँ से भी कुछ सख्तियाँ हो रही हैं। तो मामला है क्या? देखिए, जब भी कभी एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम आता है ना, तो मुल्क में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये ऑब्वियस है। जो एक्सटेंशन वाला साल होता है या रिटायरमेंट वाला साल होता है, उस साल ये चीज़ें होती हैं। अब 2025 जो है वो आर्मी चीफ की तब्दीली का साल है उसूलन नवंबर में। लेकिन क्या ये तब्दीली होगी या एक्सटेंशन होगी, ये फैसला अभी हम नहीं कर सकते। हम इस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या होगा। लेकिन इस साल में टेंशन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में क्रिएट होना एक फितरी और एक नॉर्मल बात है, क्योंकि कोई भी इस ओहदे को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी आर्मी चीफ देखे हैं वो सारे इस ओहदे के ऊपर रहना चाहते थे। कोई भी इस ओहदे को छोड़कर जाने पर तैयार नहीं था। चंद सवालात बड़े ज़रूरी है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को लेकर, और वो जवाब हमें, जो कानून साजी की गई है असेंबली में, उस कानून साजी को पढ़ के भी वो जवाब हमें नहीं मिलते। यानी कुछ चीज़ों को इबाम में रखा गया है या उनको पब्लिक नहीं किया गया। जो सर्विसेज चीफ की तकर्री और उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो बातें कानून साजी में हैं, उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे सामने। तो जो सवालात हैं उनमें एक बड़ा सवाल यह है कि आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है या अभी होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून तो बनाया 1 साल पहले, आर्मी चीफ को आए हुए हो गए हैं 2.5 साल। तो जो पिछली तैनाती है, क्या उसके ऊपर भी ये कानून असरअंदाज होगा, या आइंदा से आने वाला हर आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ जो है वो 5 साल की मुद्दत इंजॉय करेगा, या पीछे वाला भी इंजॉय करेगा? इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है।
अब अमूमन जो है वो माजी से इतलाक नहीं होता कानून साजियों का, वो आइंदा से होता है कि अगली तकर्री से हम ये तय कर रहे हैं कि जो भी आएगा वो 5 साल तक रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ को 3 साल जो है वो 3 साल को 5 साल किया जाएगा या 3 साल मुकम्मल होने पर नए 5 साल मिलेंगे। ये बहुत अहम है। देखिए, अगर ये आर्मी चीफ पिछली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करते हुए 29 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं, हालांकि इनकी जो मुद्दत है वो 25 नवंबर को गालिबन वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले रिटायर हो गए थे तो रिटेन करके इनको आर्मी चीफ बनाया गया। दोबारा समरी भी मंगवाई गई ताकि इनका नाम शामिल हो, आसिम मुनीर साहब का। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर 29 को फ़र्ज़ कर दें वो रिटायर होते हैं और एक और एक्सटेंशन मिलती है तो वो 5 साल की होगी, तो 3 ये हो गए और 5 अगले हो गए, 8 साल तो हो गए सीधे। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि हमने क्योंकि जो 5 साल कर दिया था वो आसिम मुनीर साहब के लिए वो अप्लाई हो सकता है, तो 3 साल प्लस 2 साल और ये 5 साल फिर ऐसे होगा। और अगर ये एक नया आर्मी चीफ लेकर आ जाते हैं, जिसके इम्कानात भी हैं कि ये आर्मी चीफ रिटायर हो जाते हैं, एक नया आर्मी चीफ आ जाता है नवंबर में, तो अगर वो आता है तो वो 5 साल के लिए आएगा या 3 साल के लिए आएगा। क्या ये मामला अदालत में चैलेंज होगा? ये है जनाब सवालात। अब तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कानून साजी अदालत में चैलेंज हो सकती है? तो देखें, 26वीं आईनी तरमीम आई इसलिए थी कि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके, और कोई कानून साजी या कोई चीज़ अगर अदालत में चैलेंज हो तो आईनी अदालत मौजूद हो जिससे मर्जी का फैसला लिया जा सके, तो वो मौजूद है। क्या नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मजीद एक्सटेंशन देंगे? ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे शिकवे और शिकायतें भी हैं। लंदन प्लान जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी करते थे, पीटीआई के लोग भी करते हैं, उनका ये कहना है कि जो लंदन प्लान है उसमें यह तय पा गया था कि नवाज शरीफ को बनाया जाएगा वजीर आजम। अब उनको तो नहीं बनाया गया, बल्कि सबको लास्टिक की शलवार पहनाई गई, तो नवाज शरीफ को वो भी नहीं किया गया। उनकी शलवार में ना लास्टिक डाला गया ना नाला डाला गया, उनको बीच में लटका दिया गया। जो यास्मीन राशिद वाली सीट है वो तो सबसे खौफनाक किस्म की धांधली है, और वो तो ओपन है, यानी उसको जानबूझकर ऐसा रखा गया कि जब दिल करे नवाज शरीफ साहब का बाजू मरोड़ दें। तो फैज़ हमीद को अभी तक सजा नहीं हुई, मियाँ साहब की मकबूलियत भी बढ़ गई, यानी मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, वज़ीर आज़म बनाना तो दरकिनार, उनकी जो अपनी मकबूलियत थी वो भी बढ़ गई। और एक सियासतदान जो है वो मकबूलियत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसको इस बात पर बड़ा जोम होता है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी मेरे साथ हैं, मेरे मुल्क के लोग मेरे से प्यार करते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने ये सारी चीज़ें खो दी और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और आसिम मुनीर साहब ने क्या उनकी ख्वाहिशात पूरी की हैं? तो मियाँ साहब के शिकवे शिकायतें भी हैं। इस हवाले से एक ट्वीट है जो शाहीन सहबाई साहब ने दावा करके की है, मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना दूंगा। क्या अमेरिका को खुश किया जा सकेगा? ये एक और बड़ा सवाल है, मैंने आखिर में रखा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी सख्त डिमांड है अमेरिका की, और इसराइल को तस्लीम करना जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि इसराइल को क्या पाकिस्तान तस्लीम कर सकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी जो डिमांड है पाकिस्तान से, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो ज़्यादा इंतज़ार करने वाला आदमी भी नहीं है। आखिर में आपको एक बात बताता हूँ कि नवाज शरीफ ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हाथ में अगर कोई हथियार है तो वो नवंबर तक है, उसके बाद मियाँ साहब निहत्थे हो जाएंगे और फिर तमाम तर जो है वो ताकत वो दूसरी तरफ चली जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के पास चली जाएगी, और जितने फेलियर हैं वो सारे सियासतदानों पे डाल दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मईशत के हवाले से हुकूमत भी नाकाम हुई है और एस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम हुई है। आर्मी चीफ का अपना प्रोजेक्ट जो SIFC है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। वो कहते थे सैकड़ों अरब की ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएंगे, लेकिन चंद अरब की इन्वेस्टमेंट भी हमने पाकिस्तान में आती हुई नहीं देखी। हालांकि ये हुआ कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मुल्क छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान से निकालकर चले गए, बल्कि बैनुल अक़वामी कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही थी वो अपने प्रोजेक्ट बंद करके जाने लगी। तो पाकिस्तान से सरमाया अंदर आने की बजाय SIFC बनने के बाद सरमाया पाकिस्तान से बाहर गया। कर्जे के ऊपर ये मुल्क चल रहा है और कर्जे के पैसे अपने हमने रखे हुए कौमी खजाने के अंदर भी। अब हो ये रहा है कि SIFC भी नाकाम हो गया, जबकि उड़ान पाकिस्तान का जो हुकूमत का मनसूबा है वो भी नाकाम हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं मईशत की तबाही के लिए और एक दूसरे से बुग्ज भी रखते हैं, ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन इन दोनों के इकट्ठे होने के पीछे एक वजह जो है इमरान खान है, कैदी नंबर 804। इन दोनों को लगता है कि वो हम दोनों से ताकतवर है, अगर हम अलग अलग हुए तो वो हम दोनों को मारेगा, हम जब तक इकट्ठे रहेंगे हमारा इसमें सर्वाइवल है। यही एक चीज इन्हें इकट्ठा रखे हुए है। इदारे में यह सोच है कि इन बेशर्मों की वजह से हमने अपनी इज्जत गंवा ली,
हमने अवाम के अंदर अपनी बेइज्जती करवा ली, लेकिन इनसे डिलीवर नहीं हुआ, ये मुल्क को ठीक ही नहीं कर सके। दूसरी तरफ सियासतदान ये समझते हैं जब ये सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं और हर चीज पे उनका कंट्रोल होना है, हर इदारे में लाके उन्होंने अपना बंदा बिठाना, और वो भी चुप करके कहते हैं बिठाओ जी बिठाओ, इधर भी बिठाओ, इधर भी बिठाओ, इनके खाते में डालो। वो कहते हैं जब सारा कुछ इन्होंने करना है तो फिर बदनामी भी इनकी होनी चाहिए, हम इनके खाते डालेंगे। तो अब ये जो फेलियर है ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और बार बार डाल रहे हैं। शाहीन सहबाई साहब का ट्वीट यहां पे पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, खुफिया रिकॉर्डिंग की गूंज, इस्लामाबाद के ऐवानों में कुछ नई खुफिया बातों की रिकॉर्डिंग के बड़े चर्चे हैं। ये बातचीत जरदारी, नवाज शरीफ और कई नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों के दरमियान है, जिसमें कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को गालियां भी दी गई। फौज समझती है कि नवाज और जरदारी किसी भी वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और नवंबर में नए नोटिफिकेशन पर गौर हो रहा है, यानी आर्मी चीफ को तब्दील किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इन सियासतदानों के कान और हाथ मरोड़ने के लिए उनकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। एक दीवार ने कानों से सुना कि एक अहम शख्सियत, जो हो सकता है शहबाज शरीफ या मरियम हो, इन्हें कुछ हिस्सा सुनवा भी दिया गया है, यानी अपनी नौकरी के लिए सबकी ऐसी तैसी करने को तैयार हैं। ये जनाब शाहीन सहबाई साहब की ट्वीट है और ये पूरा एक नया सिनेरियो जो है उसको बिल्डअप कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फील्ड मार्शल का। मैंने siyaasat.pk पे ये स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा कि आईन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आईन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। हम भी नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमने ये गौर किया कि आईन किसने तोड़ा और कौन कौन है जिसने आईन को नहीं माना? तो आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, याया खान, अयूब खान, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा, इन लोगों ने तो आईन की धज्जियां उड़ाई हैं। ये दो ने तो रिसेंटली उड़ाई हैं, दोनों जिंदा हैं, और बाकी 4 डिक्टेटर जो है फौत हो गए। तो अगर आप इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर ये मिलिट्री के जनरल कैसे हो सकते हैं? इनके पास एजाज़ात कैसे हो सकते हैं? तो इनकी कब्रों का ट्रायल होना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को अगर आईन से हमदर्दी और वो ये कहते हैं कि जो आईन को नहीं मानता मुझे पाकिस्तानी नहीं मानते, तो फिर इन जर्नैलों से इनके टाइटल वापस लिए जाए, इनके कब्रों के ट्रायल किए जाए और दुनिया को बताया जाए कि इन्होंने क्योंकि आईन को रौंदा था, आईन की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा हमने अपने इदारे से एहतसाब शुरू किया है और 4 डिक्टेटरों को हमने फारिग कर दिया है। और फिर जनरल बाजवा, जिनके बहुत सारे गवाह आज भी मौजूद हैं और वो सारे बताते हैं कि जनरल बाजवा ने सियासत में मुदाखलत की, गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए, अपने हलफ को तोड़ा। जनरल फैज ने भी यही किया। तो इन दोनों को भी निशाने इबरत बनाए, जबकि आपका फैसला जो है वो आने वाले कर देंगे, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन कराना भी आईन में लिखा है और इलेक्शन कमीशन भी इसके अंदर फंसेगा क्योंकि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया। ये नाज़रीन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके सामने रख दिया। 2 और खबरें हैं। एक खबर है अहमद बोबक, ये बड़े अच्छे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इन साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनके खानदान को हरासा किया जा रहा है। मैंने अहमद बोबक साहब को काफ़ी पढ़ा है, यानी ट्वीट अक्सर इनका सामने आता है, मैं पढ़ता हूँ। कभी कोई गैर इखलाकी, कोई गालम गलोच, कोई ऐसी चीज़ ये करते नहीं है। ये तो खबरों पे बात करते हैं, हकायक के ऊपर बात करते हैं। अब ये एक पॉलिटिकल नौजवान है और पॉलिटिक्स करता है और वो एक एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, खबरों के ऊपर अपना तबसरा करता है, तो दलील से बात करनी चाहिए ना। ये क्या हर चीज़ में आप गोली और डंडा, आपके पास यही हल रह गया है, मुकदमे दर्ज करवा लो, इसको मारो उसको मारो। अगर रियासत यही करती जाएगी कि जो लोग दलील से बात करते हैं उनको दीवार के साथ लगाएंगे, तो क्या सबको आप दहशतगर्द बनाना चाहते हैं? ये अहमद बोबक साहब जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। दलील का मुकाबला डंडे और बंदूक से करने से अनारकी पैदा होती है और कुछ नहीं होता। दूसरी जानिब नाज़रीन, 6ठा दिन शुरू हो गया, मियां शहजाद फारूक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। बाकायदा एक वीडियो मौजूद है जिसमें नजर आ रहा है कि मियां शहजाद फारूक के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। पुलिस पहचानी जा रही है, पता चल रहा है कौन है पुलिस वाले। और पंजाब पुलिस ने तो ये कसम खाई हुई है कि उन्होंने नाइंसाफ़ी करनी है। बाकायदा मियां शहजाद फारूक मुख्तलिफ गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार होते हैं, उनको टॉर्चर करके गिरफ्तार किया जाता है,
पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उनके साथ लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि जनाब हमारे सामने वो मौजूद थे, उनको वहां से उठाकर लेकर गए और फिर नामालूम अफराद आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। अब छठा दिन हो गया, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये शख्स कहां गायब है। जबरी तौर पे गुमशुदगी और लापता करने का एक जबरदस्त केस है ये। अदालत ने अगर इंसाफ देना है, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, अगर वो इंसाफ देना चाहती हैं या इंसाफ में बिलीव करती हैं तो ये क्लासिकल केस है। इस केस को अपने सामने रखें और ये टेस्ट केस है अदालत के लिए। बुलाएं पुलिस वाले को, एसएचओ को भी, आईजी को भी, और उन्हें बुलाकर पूछें कि ये बंदा आप गिरफ्तार करके लेकर गए थे, आपके पास से ये बंदा कहां गया। और वो जो बाकी लोग साथ गिरफ्तार हुए थे उनको बुलाएं और बुलाकर पूछें कि आपके साथ ये बंदा गिरफ्तार होकर पुलिस के पास गया था, इसको वहां से कौन छीन कर लेकर गया और बाहर किसने निकाला था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को ही गायब कर दिया जाए। यानी ये किसी महज़िब दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर गद मारा जा रहा है। और ये सिलसिला यहां रुकेगा नहीं। ये जितने भी सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, याद रखें कल को इनके बच्चे भी